नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, सीजी टेट 2026 और शिक्षक भर्ती 2026 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी पेडागोजी, हिंदी की बात कर रहे हैं, ग्रामर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है भाषा बोध, जहां से कई बार सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती में भी प्रश्न पूछे गए हैं। 1 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, देखिएगा। निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है? भाषा के लक्षण नहीं है। विविधता, स्थिरता, सृजनात्मकता या द्वैतता। कौन सा लक्षण है जो भाषा के लक्षण नहीं है? देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न हमारे कोई काम का नहीं। आप 2-3 प्रश्न देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका बी वाला। जी हाँ, इसका उत्तर है स्थिरता, जो कि लक्षण भाषा का, यानी कि इनमें से विविधता भाषा के लक्षण है, सृजनात्मकता भी है, लेकिन स्थिरता भाषा के लक्षण नहीं है। ठीक है, देखो, भाषा के कई सारे लक्षण है। यदि हम भाषा के लक्षणों की बात करें तो इसमें देखो कई सारे लक्षण हैं, जिसमें आपके मौखिक या श्रव्य माध्यम, यादृच्छिकता, विविक्तता, विस्थापन, अंतर्विनीयता, परंपरा, अभिरचना इत्यादि जो है भाषा के लक्षण है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके यहाँ नीचे देखिए, सीजी टेट में 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प। रचना के अंतर्गत सही विकल्प को चुनना है। तो रचना में क्या क्या शामिल रहता है? अर्थ, अलंकार और भाषा, भावार्थ, व्याख्या, कारक, अर्थ, भावार्थ, व्याख्या, व्याख्या, संज्ञा, वर्ण। तो बताइएगा आपके रचना के अंतर्गत क्या चीजें शामिल है? तो रचना में अर्थ आता है, भावार्थ आता है और व्याख्या आता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन सी भाषा को देवनागरी में लिखी जाती है? अंग्रेजी को, पंजाबी को, हिंदी को या उर्दू को? तो बहुत ही सरल सा सवाल और सरल सा जवाब है। हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाओं को इसी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, सिंधो इत्यादि ये सभी भाषाएं देवनागरी हैं। तो हिंदी आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। उच्चारणगत त्रुटियों का क्या कारण है? ए, वाग यंत्र के दोष, बी, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, सी, भाषा के महत्व को नहीं समझना या डी, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। तो उच्चारणगत त्रुटि बताना है हमको। तो बताइएगा उच्चारणगत त्रुटि क्या हो सकता है? तो उच्चारण स्थल का सही ज्ञात, यानी कि उच्चारण स्थल कैसे उसका उच्चारण होना है, अगर उनका सही ज्ञान नहीं है तो वो जो है उच्चारणगत त्रुटि का कारण है। ठीक है, और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां में आ जाइएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, मैंने बताया है यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता? आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता। चीनी, संस्कृत, लैटिन भाषा या फारसी भाषा। तो कौन सी भाषा है जो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी भाषा। ठीक है, चीनी भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि आपके आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आर्य भाषा भारत का सबसे बड़ा भाषी परिवार है, जिसमें अर्थात इस आर्य भाषा के अंतर्गत आपका संस्कृत आता है, लैटिन आता है, फारसी आता है, हिंदी आदि जो भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, लेकिन चीनी भाषा नहीं आता है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा की प्रकृति बताना है। तो भाषा प्रवाहहीन है,
भाषा बहता नीर है, भाषा कूपजल है, या उपरोक्त सभी। तो प्रकृति के संबंध में, भाषा की प्रकृति के संबंध में सही कथन को बताना है। और सही कथन है, देखो, भाषा बहता नीर है। अब भाषा बहता नीर क्यों है? क्योंकि भाषा की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन यही है, ठीक है, इसलिए भाषा बहता नीर है। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, और ये जो 7वां प्रश्न है आपको दिख रहा है, देखिए, सीजी व्यापम टेट के एग्जाम में 2016 में यहाँ से देखिए 2 प्रश्न आपके, अभी मैंने 7 प्रश्न बताया, उसमें से 2 प्रश्न सीजी टेट में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिएगा 7वां प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है? भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, भाषा संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, और भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। 7 नंबर का प्रश्न, देखो, सही नहीं है उसको बताना है। तो भाषा प्रतीकों का ढांचा है, ये तो करेक्ट है भाई, बिल्कुल। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, क्या ये संपत्ति है भाई? नहीं। संस्कृत की तरह भाषा भी है और भाषा संप्रेषण से जानकारी है, बिल्कुल, यानी कि इसका उत्तर बी है, जो नेगेटिव उत्तर होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। 8वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किसके नाम से जानते हैं? हिंदी भाषा अध्ययनशाला के नाम से, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से, या हिंदी भाषा प्रवर्तन संस्थान के नाम से, या केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है सीजी टेट 2016 में आए हुए प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके पहले वाला प्रश्न भी पूछा गया, ये भी प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है, भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जाहिर सी बात है, भाषा के आदर्श रूप को ए और बी दोनों कहा जाता है, याद रखना। अब यहाँ एक शब्द है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या है? तो बोली को जब व्याकरण के से परिष्कृत किया जाए, यानी शुद्ध किया जाए, तो उसको परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। और मानक भाषा क्या है? ये दोनों के बीच के परिभाषा को दोनों को समझो। जिस भाषा का प्रयोग प्रतिष्ठित, यानी कि मानक भाषा क्या है? वह भाषा जिसका प्रयोग समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में, दूरदर्शन में, शासकीय आदेश में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसको मानकीकृत भाषा कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां नंबर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 10वां नंबर के प्रश्न भी। देखिए क्या कहलाता है, लिपि का सही अर्थ बताना है। लिपि का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, लिखने की कला, लेखनी या वर्णमाला का लिखित रूप। तो किसको हम लिपि कहेंगे? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। तो लिपि मतलब लिखने की शैली, आप सबको पता है। तो ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अर्थात लिपि या एक प्रकार से ये लेखन है, ठीक है, एक लेखन प्रणाली है, याद रखना, जिसका अर्थ होता है किसी भाषा की जो लिखावट या लिखने का ढंग, या ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लिपि कह सकते हैं, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11वां आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। देखिए, आवक का डिब्बा में दरखास्त डालेगा तो जावक का डिब्बा में दरखास्त मिलेगा। यह उदाहरण किस भाषा का है? यहाँ पर एक कठिन शब्द आ रहा है, दरखास्त। देखिएगा बहुत कठिन शब्द हैं और इन शब्दों को आप समझिएगा। पहले विकल्प पर आइए। यह
उदाहरण किस भाषा का है? मानक भाषा का, अमानक भाषा का, उपमानक भाषा का या क्षेत्रीय मानक भाषा का? उत्तर हो जाएगा ये अमानक भाषा। भाई हमारे लिए तो ये मानक नहीं है ना। हम क्या ऐसे प्रश्न, ऐसे दरख्वास्त इस तरह के हम भाषा का प्रयोग क्या विभाग में करते हैं? विभागीय विज्ञापन प्रकाशित करने में करते हैं क्या? नहीं। इसलिए अमानक भाषा की श्रेणी में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 12वां में आ जाइएगा। देखिएगा 12वां आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा खड़ी बोली हिंदी को कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों के कहते हैं, हिंदी क्षेत्र के शेष बोलियों को कहते हैं, या एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो विभाषा किसे कहेंगे? हिंदी क्षेत्र में जितने भी और बोलियां हैं, यानी कि हिंदी के क्षेत्र में जैसे पग पग में, जैसे घाट घाट में पानी बदले और पाग पाग में बानी, इस तरह से बोलते हैं ना। मतलब कहने का ये अर्थ है, हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाओगे ना तो भाषा हिंदी में जो बोलियां हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे मैं चांपा से हूँ, अगर आप यहीं आगे चले जाएंगे ना बिलासपुर एरिया में, कोटमी सोनार अकलतरा से आगे, तो आपको तोका मोका सुनाई देगा। तोका मोका ऐसा टाइप का है ना। तो वो देखिए बदल गए, यहाँ 20-25 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं, बोली बदल जाती हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहते हैं। 13 नंबर के प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ए ब्राह्मी, बी गुरुमुखी, सी सौरसेनी, या डी अपभ्रंश, या ई पाली? देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? भाई जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है। तो यह ब्राह्मी लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? देवनागरी लिपि का विकास। ठीक है। और याद रखना ये जो लिपि है वह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, इसलिए आप जब हिंदी लिखते हैं ना बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, है ना। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है, या इसे ही हिंदी लिपि के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 14 नंबर हिंदी किस परिवार की भाषा है? कौन से परिवार की भाषा है? आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती, या भारोपी? बताइएगा हिंदी किस परिवार की भाषा है? आपको विकल्प दिख रहा है। तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, याद रखेंगे। हिंदी जो भाषा है यह भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है। यह एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसे कहते हैं, जिनका विकास आर्यों के लिए मूल रूप में संस्कृत से हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हिंदी किस परिवार की भाषा है? और ये प्रश्न जो है तारांकित रहा है। ये प्रश्न तारांकित रहा है, जबकि उत्तर भारोपी आता है, लेकिन व्यापम ने इसको लिया था पीएससी द्वारा। ठीक है। चलिएगा हमको उससे मतलब नहीं है, उत्तर भारोपी आएगा। 16 नंबर खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी, अवधी, भोजपुरी, या मैथिली? तो खड़ी बोली का उपनाम क्या है भाई? देखिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा। खड़ी बोली का उपनाम कौरवी है, और इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका प्रश्न इन टॉपिक से भी बन सकते हैं। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अच्छा थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। देखिए खड़ी बोली है ना तो खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है, इसका मूल नाम ही कौरवी है, याद रखेंगे। और अन्य नाम भी है इसका, जिसमें जिसे हिंदुस्तानी बोली, सर हिंदी बोली इत्यादि के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं, व्यंजन, भाषा, वर्ण, या इनमें से कोई नहीं। अर्थात जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है, विचार विनिमय करता है,
उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो भाई कोई भी मनुष्य विचार को किसके माध्यम से आदान प्रदान करेगा, तो वो तो भाषा के माध्यम से करेगा ना। तो 17 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, भाषा अर्थात यह संस्कृत के भास धातु से बना है और भास धातु का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिएगा 18वां नंबर के प्रश्न पर आ जाइएगा। देखिए 18वां प्रश्न कहता है मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं। मानकीकरण के 3 सोपान है और वो 3 सोपान बोली भाषा लिपि, लिपि बोली भाषा, बोली मानक भाषा भाषा, बोली भाषा मानक भाषा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जो आपके मानकीकरण के सोपान हैं तो सबसे पहली बोली आएगी, उसके बाद थोड़ा भाषा, फिर मानक भाषा। ठीक है, बोली मतलब एकदम भाषा का अटपटा रूप, उसके बाद थोड़ा सा शुद्ध, फिर मानक भाषा यानी पूर्णतः शुद्ध भाषा एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19वां देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 19 नंबर का प्रश्न है गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है। ये जो गल्प शब्द है वो हिंदी के कौन सी भाषा से लिया गया है। ए मराठी, बी बंगला, सी गुजराती या डी पंजाबी। तो किससे लिया गया है दोस्तों, तो गल्प शब्द जो है बंगला भाषा से लिया गया है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के सेशन का लास्ट और 20वां नंबर का प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिएगा 20वां प्रश्न कहता है भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए, अर्थात भाषा की कक्षा में क्या क्या होना चाहिए, यह कथन कारक हुआ। तो भाषा की कक्षा में होनी चाहिए, भाषा की कक्षाएं पाठ पढ़ाकर प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, भाषा की कक्षा पाठ्यपुस्तक प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देखिएगा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका कथन तीसरा और चौथा ये दोनों ही सही हैं भाषा के संबंध में। देखो क्या कथन है, भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास के दुनिया से जुड़ा हुआ यानी उनके अनुभव शेयर करे, सही है। भाषा की कक्षा में बच्चों को सोचने का अवसर मिले, व्यक्त करने का अवसर दे, मौका दे, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, बाकी दोनों ऊपर के पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, एक और प्रश्न देख लीजिए। मैंने 21वां इसलिए लिया क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से भी एक प्रश्न आपके बने हुए हैं, यानी कि 4-5 प्रश्न मैंने बता दिया इस टॉपिक से जो कि सीजी टेट में आए हुए हैं। मतलब आप देख सकते हैं 4 अभी तो वैसे भी ज़्यादा 8-9 बार 10 बार अगर सीजी टेट हुआ है उसमें से 5 बार आ ही गया है, मतलब हर साल डिस्टेंस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते, भले ही हमारे सिलेबस का हिस्सा हो ना हो, हमारे प्रश्न बन चुके हैं, यानी इस टॉपिक को हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक देख लीजिए। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम उत्तर ए है, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। ये प्रश्न कई बार आया भाई, सीजी टेट 2022 में भी ये पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करूंगा। प्रतिदिन हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आएंगे। अभी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वर्णमाला पर रहेगा। वर्णमाला के भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न आप सबके लिए प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।